हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर से लेखन कौशल में पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन और संवाद लेखन समझेंगे कि यह किस प्रकार से लिखे जाते हैं। हिंदी ग्रामर से लेखन कौशल में हम पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों पत्र के प्रकार। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं बच्चों। पत्र आप कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के, अनौपचारिक पत्र या निजी पत्र, औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम देखते हैं क्या होते। ये पत्र अपने निकट संबंधी अथवा मित्रों को लिखे जाते हैं। बच्चों, अनौपचारिक पत्र किनको लिखे जाते हैं? अपने निकट संबंधियों और मित्रों को लिखे जाते हैं, अथवा मित्रों को लिखे जाती है वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। और निजी बातों का इनमें क्या होता है? निजी बातों का ब्यौरा रहता है। मतलब अपने बहन को, माता पिता को या रिश्तेदारों को या किसी को जन्मदिन की बधाई देनी हो, इस कारण वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। निकट संबंधियों को, मित्रों को लिखे जाते हैं और उन पत्रों में निजी बातों का वर्णन होता है। और औपचारिक पत्र सेकंड कौन सा है? दो प्रकार होते हैं ना। दूसरा है औपचारिक पत्र। ये पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता है। औपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र आदि। और औपचारिक पत्र किनको लिखे जाते हैं बच्चों? जिनसे निजी संबंध नहीं होता है। और अनौपचारिक उनको लिखे जाते हैं जिनसे संबंध हमारा निकट तक होता है। और औपचारिक जिनसे संबंध हमारा निकट नहीं होता है, निजी संबंध नहीं होता है। यह कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र। तो प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को आवेदन के लिए लिखे जाते हैं। औपचारिक में प्रार्थना पत्र जो आता है वह प्रधानाचार्य को आवेदन के लिए, आवेदन मतलब किसी भी प्रकार का शुल्क माफ़ी के लिए, और शादी में जाने के लिए छुट्टी चाहिए होती है, अवकाश, उसके लिए, बीमारी के लिए, स्वास्थ्य जब आपका खराब है तो उसके लिए। इस प्रकार से अनेक पत्र प्रधानाचार्य को, ये प्रार्थना पत्र जो लिखे जाते हैं वो किसको लिखे जाते हैं बच्चों? प्रधानाचार्य को। और कार्यालय पत्र किसको लिखे जाते हैं? किसी सरकारी अधिकारी को, किसी भी सरकारी अधिकारी, विभाग को लिखे गए पत्र। सरकारी अधिकारी मतलब कार्यालय पत्र उनमें, जैसे मानो हमारे मोहल्ले में बिजली की परेशानी है, बिजली बहुत जाती है, तो वो कार्यालय पत्र उनको लिखे जाते हैं और बिजली विभाग को लिखे जाते हैं। और जैसे हम मान लो हमारे मोहल्ले में बहुत गंदगी फैल रही है, कचरे की गाड़ी नहीं आ रही, सफाई कर्मी नहीं आ रहे हैं, तो वह सरकारी अधिकारियों को पत्र लिखे जाते हैं। वो कौन से पत्र कहलाते हैं बच्चों? कार्यालय पत्र। और व्यावसायिक पत्र दुकानदार को, प्रकाशक को, व्यापारी को, कंपनी आदि को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र में आते हैं प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र। और व्यावसायिक पत्र दुकानदार को, जैसे कुछ हम सामान लेकर आए हैं तो उन सामान में मिलावट है तो हम उसको पत्र लिखकर बता सकते हैं। प्रकाशक, कुछ भी चीज़ हमको प्रकाशित करनी है तो प्रकाशक को हम उस मैटर के बारे में लिखकर उसको प्रार्थना पत्र लिख के द्वारा भेज सकते हैं, उसको लिख सकते हैं और जो भी परेशानी है वो बता सकते हैं। व्यापारी को, यह यदि उनके सामान में या व्यापार में किसी प्रकार की गलती हो रही है या हमको कुछ उन व्यापारियों से सामान चाहिए ज़्यादा मात्रा में, तो हम उसको व्यावसायिक पत्र के द्वारा उनसे संबंध कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी हमको उनसे बातचीत करनी है, जो भी लेन देन करना है वह हम कर सकते हैं। कंपनी के साथ भी यही है, तो वो क्या कहलाते हैं? व्यावसायिक पत्र। तो हम बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे?
औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र क्या होते हैं, किस प्रकार लिखे जाते हैं प्रधानाचार्य को, वो हम समझते हैं। प्रार्थना पत्र, तो इसमें हम प्रार्थना पत्र का सबसे पहले प्रारूप देखते हैं। प्राचार्य को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप, और पत्र इस प्रकार से कुछ भी शब्द कहीं पर भी नहीं, जो प्रारूप है इसी के अनुसार आपको प्रार्थना पत्र लिखना होता है बच्चों। अगर आपने सेवा में यहाँ बीच में जाकर लिखा तो इसके भी मार्क कट होते हैं, यह तरीका गलत होता है। और प्राचार्य यहाँ बीच में लिख दिया या सेंटर में कुछ शब्द लिख दिया, जिस प्रकार से आपको प्रारूप दिया गया है उसी अकॉर्डिंग आपको पत्र लिखना होता है। और जब अगर आपकी प्राचार्य जो प्रधान अध्यापक है, प्रिंसिपल है, वह अगर जेंट्स है तो प्रधानाचार्य लिखेंगे, और अगर लेडीज़ है तो प्रधानाचार्या, और अगर जेंट्स है तो चार्य। ये बात का हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप जब किसी को पत्र लिख रहे हैं प्रार्थना पत्र, तो वहाँ अगर जेंट्स कार्यरत है तो प्रधानाचार्य, और अगर लेडीज़ कार्यरत है तो प्रधानाचार्य, और जी की जगह हम महोदया भी लगा सकते हैं, महोदय, महोदया। तो फिर उसके बाद विद्यालय का पता आता है, जिस भी विद्यालय में हम पत्र लिख रहे हैं तो अब आएगा सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रतलाम, मध्य प्रदेश। यहाँ हमने विद्यालय का पता डाल दिया और उसका नाम लिखकर उनका पता डाल दिया। फिर यहाँ नीचे हम दिनांक लिखेंगे, फिर विषय, किस संबंध में हम पत्र लिख रहे हैं, 2 दिन के अवकाश के लिए, शादी में जाने के लिए, किसी भी कारण के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, वो विषय यहाँ लिख देंगे। 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, महोदया, अगर लेडीज़ है तो क्या आएगा, महोदया, देखो महोदया, और जेंट्स है तो महोदय। फिर जो भी मैटर है, मुख्य विषय वस्तु, जो सविनय नम्र निवेदन है कि मुझे कल रात से जो भी आपका मैटर है जो आपको लिखना है वह विषय वस्तु इधर आएगी। उसके बाद 2 लाइन में, आखिर के 2 लाइन में समापन हो जाएगा। मैं अतः आपसे निवेदन है कि हमको ये छुट्टी अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। फिर धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर लड़का है, बॉय है तो क्या आएगा, शिष्य, और अगर गर्ल है तो आज्ञाकारी शिष्या, य में आ की मात्रा। अगर गर्ल है, बच्चों ध्यान रखो, आप लोग जब एप्लीकेशन लिखेंगे, पत्र लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना है, अगर बॉय है तो वो शिष्य लिखेगा, अगर बॉय है तो शिष्य लिखेगा, गर्ल है तो शिष्या, गर्ल है तो शिष्या, य में आ की मात्रा हो जाएगी तो वो लड़की के लिए शिष्या, और शिष्य लड़के के लिए। और अपना नाम, जो भी आपका नाम है वह नाम लिखना है, कक्षा, जो भी आपकी कक्षा है कक्षा लिखेंगे, और ये दिनांक विषय के बाद लिखेंगे। दिनांक कहाँ लिखेंगे, विषय के बाद। आपको इसी तरह से इसका प्रारूप लिखना है, इसी अकॉर्डिंग आपको लिखना है। हम पहला प्रार्थना पत्र देखते हैं। स्वास्थ्य खराब होने के कारण प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। आपका स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए आपको अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो आप प्रधानाचार्य से 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र किस प्रकार लिखेंगे। सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, देखो क्योंकि सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो हमारे यहाँ पर जो प्रधानाचार्य है वो लेडीज़ है, इसके लिए हम प्रधानाचार्य महोदया लिख रहे हैं। अगर जेंट्स रहता तो हम महोदय करते, और यहाँ प्रधानाचार्य करते, या नहीं करते, यह करते प्रधानाचार्य। लेकिन हमारे यहाँ कौन कार्यरत है, सिस्टर कार्यरत है, वो लेडीज़ है, तो प्रधानाचार्य महोदया, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रतलाम, मध्य प्रदेश। हमने स्कूल का नाम लिखकर और एड्रेस लिखा, फिर दिनांक लिखा, जो भी डेट में आप
पत्र लिख रहे हैं वह डेट लिखेंगे। फिर विषय, किस विषय में आप पत्र लिख रहे हैं, तो 2 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ये आपको नहीं लिखना है टू बी कंटिन्यूड। मैंने इस कारण लिखा है क्योंकि यह 1 पेज में मेरा पूरा नहीं आ रहा है, तो आगे भी है, इस वजह से मैंने टू बी कंटिन्यू लिखा है। आदरणीय महोदया, सविनय नम्र निवेदन है कि मैं रमेश गुप्ता कक्षा 6वीं का छात्र हूँ। तो बच्चों, मैं रमेश गुप्ता, जो भी आपका नाम है वो अपना नाम लिख लीजिए। कक्षा 6वीं छात्र है, तो यहाँ क्योंकि रमेश लड़के का नाम आया है तो यह हमने छात्र लिखा। अगर लड़की का नाम आएगा तो रुबीना वगैरह कुछ भी आया तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, छात्रा, छात्रा लिखेंगे। मुझे कल रात से तेज बुखार होने के कारण मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। मतलब मैं विद्यालय आ नहीं सकता, उपस्थित नहीं हो सकता, मैं असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 8 सितंबर 2020 से 9 सितंबर 2020 तक 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। 8 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। और आज्ञाकारी शिष्य शिष्या, अगर यहाँ लड़का है तो लड़का है, अगर एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं, अगर आप बॉय है तो आप शिष्य लिखेंगे, गर्ल है तो शिष्या लिखेंगे। आज्ञाकारी लिखकर गर्ल है तो शिष्या और बॉय है तो शिष्य, और अपना नाम और कक्षा, और आप अपना सेक्शन भी लिख सकते हैं इधर। सेकेंड एप्लीकेशन जो प्रार्थना पत्र है वह है, अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण प्रधानाचार्य को शुल्क माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र। आपकी आर्थिक स्थिति किसी बार खराब है, इस वजह से प्रधानाचार्य को फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में, और आपको देखो जिस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है इसी प्रकार से आपको प्रार्थना पत्र लिखनी है। मैंने प्रारूप भी बताया, आपको उसी प्रकार से प्रार्थना पत्र लिखना है। कहीं पर भी बीच में ले जाकर इस प्रकार से अगर आपने गलत लिखा, तरीका प्रारूप ठीक से नहीं लिखा, तो वो प्रार्थना पत्र गलत होगा बच्चों। तो आपको बड़े ध्यान से और यह सीखना भी है कि प्रार्थना पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। तो इस प्रकार मैंने पूरा फॉर्मेट आपके लिए तैयार किया है कि आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिखिए और उसको समझिए। सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतलाम मध्य प्रदेश, दिनांक 8/9/20, जो भी डेट है उस दिन का। विषय शुल्क माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र। शुल्क माफ़ी, फीस के लिए फीस माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र। टू बी कंटिन्यूड, आगे हम इसका देखेंगे। या आपको ये लाइन आपको नहीं लिखनी है। आदरणीय महोदया, सविनय नम्र निवेदन है कि मैं सलमान खान कक्षा 6वीं का छात्र हूँ। यहाँ अगर गर्ल है तो अपना नाम लिखिए गर्ल, और छात्र की जगह छात्रा। विगत वर्ष मैंने परीक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की। विगत मतलब पिछले वर्ष। लेकिन इस वर्ष मेरे पिताजी की बीमारी के कारण मैं विद्यालय फीस देने में असमर्थ हूँ। जो भी आपका विषय वस्तु है वह इधर आ जाएगा, फिर आखिर के 2 लाइन में इसका समापन होगा। अतः मेरा शुल्क माफ़ करने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका सदैव कृतज्ञ रहूँगा। धन्यवाद। आप आज्ञाकारी शिष्य शिष्या, गर्ल है तो शिष्या और बॉय है तो शिष्य। आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी शिष्या। नाम, कक्षा। यहाँ आपकी एक एप्लीकेशन ख़त्म होती है। ये सेकंड एप्लीकेशन थी आपकी। थर्ड एप्लीकेशन हम देखेंगे, प्रार्थना पत्र। बहन की शादी में जाने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतलाम मध्य प्रदेश, दिनांक 8/9/20। तो आपको यहाँ
यहाँ स्कूल का जो एड्रेस है, वहाँ की प्रधानाचार्य क्या है? लेडीज है तो प्रधानाचार्य, और अगर जेंट्स है तो प्रधानाचार्य। या है इधर, लेडीज है तो या, और जेंट्स है तो प्रधानाचार्य। महोदय, अगर जेंट्स है तो महोदय, या माँ की मात्रा नहीं लगेगी, और लेडीज है तो इस प्रकार पूरा ऐसा आएगा। विषय, बहन की शादी हेतु 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। विषय आपको लिखना, जो भी विषय आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं वह विषय में लिखना है। बहन की शादी हेतु 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। टू बी कंटिन्यू, ये आपको नहीं लिखना है। आदरणीय महोदया, और जिस प्रकार से फॉर्मेट है प्रार्थना पत्र का, आपको वैसे ही अपनी कॉपी में लिखना है। सविनय नम्र निवेदन है कि मैं मीना कुमारी कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। यहाँ लड़की का नाम आया, गर्ल का नाम आया, इसलिए छात्रा। अगर बॉय का नाम रहेगा, जो बॉय लिख रहे हैं वहाँ अगर अपना नाम लिखेंगे बॉय, तो यहाँ छात्र होगा। मेरी बड़ी बहन की 5 अक्टूबर को शादी है। बहन के विवाह हेतु मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। मैं 3 अक्टूबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020 तक विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ रहूँगी। अगर बॉय है तो यहाँ रहूँगा, गर्ल है इसलिए रहूँगी। आपसे निवेदन है कि आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। हर छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। बॉय है तो छात्र, गर्ल है तो छात्रा, इधर भी असमर्थ रहूँगी, और बॉय है तो रहूँगा। आज्ञाकारी शिष्या, एप्लीकेशन गर्ल लिख रही है, यहाँ ऊपर नाम गर्ल का दिया गया है इसलिए आज्ञाकारी शिष्या। अगर बॉय है आज्ञाकारी शिष्य। अपना नाम, जो भी नाम है आपका, लिखिए, कक्षा। आपको बच्चों प्रार्थना पत्र, ये 3 जो मैंने प्रार्थना पत्र लिखवाए हैं, ये आपको अपनी ग्रामर पोर्शन में सबसे पहले आप लिखेंगे प्रार्थना पत्र के प्रकार। 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो हम औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, उसमें प्रार्थना पत्र। तो आप सिर्फ ये लिखिए प्रार्थना पत्र 2 प्रकार के होते हैं, यह लिखिए 2 प्रकार के होते हैं, और उनका नाम लिखिए औपचारिक और अनौपचारिक और औपचारिक, और उनका जो भी परिभाषा वो लिखने के बाद आप लोग क्या लिखेंगे, पहला जो प्रार्थना पत्र वो लिखेंगे, सेकंड जो प्रार्थना पत्र वह लिखेंगे, उसके बाद थर्ड जो आपकी प्रार्थना पत्र है वह लिखेंगे। और प्रार्थना पत्र आप लोग नए पेज से स्टार्ट करिए। जब पहली ख़त्म हो जाती है तो आप नए पेज से जिस प्रकार से फॉर्मेट है उसी अकॉर्डिंग लिखिए, और टू बी कंटिन्यू मत लिखना, आप लोगों को कंटिन्यू लिखना है, इस कारण मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद प्रार्थना पत्र के बाद बच्चों हम अनुच्छेद लेखन आपको किस प्रकार लिखना है, किस प्रकार ये लिखा जाता है वह समझेंगे। अनुच्छेद लेखन का अर्थ है किसी विषय से संबंधित विचारों या भावों को सीमित शब्दों में प्रस्तुत करना। अनुच्छेद का बच्चों मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, किसी भी विषय से संबंधित विचारों या भावों को सीमित शब्दों में प्रस्तुत करना। अनुच्छेद क्या होता है, अपने विचारों को और भावों को सीमित शब्दों में। यह निबंध नहीं है, अनुच्छेद है, इसलिए सीमित शब्दों में प्रस्तुत करना है। इसे निबंध का लघु रूप भी कहा जा सकता है। इसे निबंध का, निबंध नहीं है ये निबंध का लघु रूप है, क्योंकि सीमित शब्दों में हमको लिखना है। अनुच्छेद का अर्थ है कि हमको इसको सीमित शब्दों में लिखना है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद का आकार 80 से 100 शब्दों तक होना चाहिए। अनुच्छेद का जो आकार है उसकी शब्द सीमा वह 80 से 100 शब्दों तक होना चाहिए। भाषा
सरल और सहज होनी चाहिए। बच्चों, अनुच्छेद लिख रहे हैं हम, भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल और सहज, जो सभी को समझ में आ जाए और अच्छी भी लगे। चुने हुए विषय पर बिना किसी भूमिका के अनुच्छेद लिखना चाहिए। चुने हुए विषय पर बिना किसी भूमिका के, भूमिका मतलब किसी का नाम नहीं आना चाहिए वहाँ पर, किसी प्रकार की भूमिका नहीं होनी चाहिए और उस विषय से संबंधित लिखना चाहिए। किसी भी प्रकार का भूमिका डाल के यहाँ मैं वहाँ गई थी तो दिल्ली गई थी और वहाँ मुझे ये इस नाम के लोग मिले, ऐसे वहाँ इस प्रकार से भूमिका नहीं आएगी। अनुच्छेद लिखते समय भूमिका का प्रयोग नहीं होगा। एक ही बात को बार बार न दोहराइए। और अनुच्छेद सीमित लिख रहे हैं शब्दों में, तो एक ही वाक्य को बार बार नहीं दोहराना है। वाक्य आपस में संबंध रखते हो। वाक्य आपस में, बच्चे क्या क्या ध्यान रखना है? वाक्य आपस में संबंध रखते हों। हम एक उदाहरण देखते हैं इसका। पहला, वनों का संरक्षण। आपके अगर एग्ज़ाम में आपको आया अनुच्छेद लिखने के लिए, तो आपको बच्चों लिखा रहेगा बेरोजगारी पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो आपको किस प्रकार लिखना है ये हम समझेंगे। वहाँ पर आपको संकेत बिंदु भी नहीं दिए रहेंगे। आपको जो टॉपिक है, विषय है, वो लिखा रहेगा। इस विषय पर आपको 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो आपको किस प्रकार लिखना है वो मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले क्या है? प्रस्तावना। किसी भी विषय से संबंध प्रस्तावना किस प्रकार से, देखो यहाँ पर, वन कितने सुंदर और मोहक होते हैं, यह वनों में जाकर ही पता चलता है। ये हमारी आँखों को सुख पहुँचाते हैं। वन हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ और शुद्ध रखते हैं। वन और पर्यावरण में परस्पर गहरा संबंध होता है। ये प्रस्तावना हो गई, गहरा संबंध होता है। वनों में नमी सुरक्षित रहती है, जिससे, अब इसके बाद हमको वनों से क्या क्या लाभ हो रहा, वृक्षों से लाभ बताना है, जिससे हमें फल फूल, हरियाली और शीतलता मिलती है। वनों से हमें जीवन मिलता है। इनसे ही अन्न, फल व उपयोगी लकड़ी प्राप्त होती है। वन बाढ़ और सूखी से हमारी रक्षा करते हैं। वनों से हमें अनेक प्रकार की औषधि प्राप्त होती है। देखो बच्चों, वनों से जो लाभ है वो पहले हमने प्रस्तावना लिखी यहाँ तक, उसके बाद उसके लाभ लिख दिए। फिर लाभ, वन बाढ़ व सूखे से रक्षा करता है। वनों से हमें अनेक प्रकार की औषधि प्राप्त होती है। परंतु बड़े दुख का विषय है कि मानव औद्योगिक प्रगति के चलते वनों को नष्ट कर रहा है। और वनों की प्राकृतिक आपदा, अगर वन नहीं रहेंगे तो क्या प्राकृतिक आपदा हमारे ऊपर क्या क्या आ सकती है। वह यह नहीं सोचता कि वन नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। वन हमारे लिए जीवन है। हमें इन्हें नष्ट होने से, अगर ये दुख का है मतलब इसकी क्या है, आपदा आ सकती है। क्या आपदा आ सकती है? अगर वन नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। वन हमारे लिए जीवन है, हमें इन्हें नष्ट होने से बचाना चाहिए। अब इसका वनों का संरक्षण किस प्रकार उपयोगी है? इसके लिए हमें वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण रोकना होगा और वन महोत्सव के जरिए जगह जगह पेड़ लगाने होंगे। वन सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। क्या उपाय करना है? इस प्रकार आखिर में उसकी समाप्ति कर देंगे। समापन किस प्रकार करना है कि हम वन सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। 80 से 100 शब्दों में लिखना है और पहले उसके प्रस्तावना लिखनी है। उसके बाद जो भी उसका लाभ हानि, उसमें क्या है, क्या उस प्रकार हमको क्या फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ से, क्या नुकसान हो रहा है समाज में, और किस प्रकार का वातावरण समाज में फैल रहा है, क्या हो रहा है। इस प्रकार से हमको हर एक टॉपिक पर अच्छे से लिखना है। संरक्षण और उसके उपाय, फिर आखिर में बताना हमको कि ये परेशानी हो रही है। पहले तो इस प्रकार से लोग अपना जीवन जी रहे हैं, फिर उससे वो परेशानी हो रही है, फिर उसके उपाय बताना आखिर में।
इस प्रकार से आपको अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद आपको बच्चों सीमित शब्दों में लिखना है। सेकंड हम देखेंगे अनुच्छेद सादा जीवन उच्च विचार। इसके संकेत बिंदु है फैशन की दौड़, सम्मान का अधिकार, गुणों में वृद्धि। बच्चों हम देखते हैं किसका, फैशन की दौड़। आज के सादा जीवन उच्च विचार से आज का युग बनावटीपन, दिखावे तथा फैशन प्रियता का युग है। आज चारों ओर फैशन, बाहरी तड़क भड़क व दिखावे को बढ़ावा दिया जाता है। जो लोग सादगी का जीवन जी रहे हैं उन्हें पुराने जमाने का तथा गंवार तक कहकर उन पर व्यंग्य किया जाता है। आधुनिकता की दौड़ में फैशन जीवन का एक अनिवार्य सा अंग बन गया है। अब फैशन की दौड़ में क्या कर रहे हैं लोग आजकल, चारों फैशन है, बाहरी तड़क भड़क दिखावे को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो लोग सादगी का जीवन जी रहे हैं और पुराने जमाने तथा गंवार कहकर उन्हें व्यंग्य किया जाता है। आधुनिकता की दौड़ में फैशन जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है। तो हमें सादा जीवन उच्च विचार से जब हम अनुच्छेद लिख रहे हैं तो इस प्रकार से हम उसका स्टार्टिंग कर सकते हैं कि आज के युग में किस प्रकार से हो रहा है, आज का युग किस प्रकार से लोग रह रहे हैं, किस प्रकार का पहनावा है आज के युग में। फिर उसके बाद हम देखते हैं आज व्यक्ति का सम्मान, उसकी फिर हम सम्मान मिल रहा है नहीं मिल रहा आज के आज के युग में सादा जीवन उच्च विचार। आज व्यक्ति का सम्मान उसकी बाहरी तड़क भड़क व कीमती वस्त्र आदि से किया जाता है। व्यक्ति चाहे कितना ही विद्वान क्यों ना हो, यदि उसके कपड़े सादे हैं तो लोग उसे अनपढ़, देहाती या गंवार ही समझते हैं। जबकि व्यक्ति का सम्मान का आधार उसकी वेशभूषा नहीं बल्कि उसकी शिक्षा, योग्यता आदि होनी चाहिए। और सादा जीवन उच्च विचार में बताया, पहले तो आजकल किस प्रकार से फैशन की दौड़ में आधुनिकता के बारे में बताया गया। उसके बाद कि लोग किसको सम्मान दे रहे हैं, यह बताया है कि जो तड़क भड़क कीमती वस्त्र पहनते हैं उस प्रकार से लोगों को सम्मान दे रहे हैं, उन्हीं को विद्वान समझ रहे हैं। बल्कि ये सच्चाई नहीं है। जो कपड़े सादे पहनते हैं उनको लोग अनपढ़, गंवार, देहाती, गंवार ही समझते हैं। जबकि व्यक्ति का सम्मान का आधार उनकी वेशभूषा नहीं होनी चाहिए, शिक्षा, योग्यता, विचार आदि होने चाहिए। प्राय देखा जाता है कि महान पुरुष सादगी भरा जीवन जीते हैं। हमेशा देखा जाता है कि जो महापुरुष होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, वह जीवन कैसा जीते हैं, सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। ठीक ही कहा गया है, तोता चना बाजे गना। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदर टेरेसा आदि अनेक महापुरुषों का जीवन कितना सादगी से भरा था। आपने देखा होगा कि जो महान पुरुष थे हमारे देश के, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदर टेरेसा आदि अनेक महापुरुषों का जीवन कैसा रहा है, सादगी बना रहा है। और तोता चना बाजे घना, मतलब नीच लोग, जो नीचे होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा बचते हैं, ज़्यादा आवाज़ करते हैं। जो ऊंच कोटि के लोग होते हैं वो शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। तो तोता चना बाजे गणा। सादगी मनुष्य में नैतिक मूल्यों को वृद्धि करती है। और उनके विचारों में इतनी उच्चता थी कि सादगी मनुष्य के नैतिक मूल्य में वृद्धि करती है। जब जिस व्यक्ति के अंदर सादगी हो जाती है, जो अपने सादगी में प्रवृत्ति होती है, उसमें अच्छाई और अच्छा व्यक्ति होता है, सादगीपूर्ण जीवन होता है, उसमें समझ आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, तो उसमें नैतिक मूल्यों की वृद्धि होती है। वह उस ऊंचाई पे पहुंच जाता है, उस समझ को पार करता है और अच्छाई की प्रवृत्ति उसमें प्रगति करने लगती है। व्यक्ति स्वतः अच्छाई की ओर प्रवृत्त होने लगता है। सादगीपूर्ण जीवन जी के ऊंच विचार अपने अंदर लाकर वो एक साधारण जीवन जीने लगता है और उसमें अच्छाई की ओर प्रवृत्त होने लगता है। अतः जहाँ तक हो सके व्यक्ति को सादगी अपनानी चाहिए, साथ ही साथ जीवन में उच्च विचारों को भी ग्रहण करना चाहिए।
तो इस अनुच्छेद में किस प्रकार से बताया गया है कि सादा जीवन उच्च विचार में क्या है, सादा जीवन हमको क्या आजकल किस प्रकार हो रहा है। फिर बताया गया है कि लोगों का व्यवहार किस प्रकार है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि बताया गया है कि जो हमारे देश के महापुरुष होते थे वह किस प्रकार सादा जीवन रहते थे, सादगीपूर्ण जीवन जीते थे और ऊंच विचार हमेशा रखते थे। जो सादा जीवन जीता है वो ऊंच विचार रखता, सादा जीवन ऊंच विचार। तो हमें भी ये बताया गया कि हमें भी उनकी तरह है सादा जीवन जीकर और ऊंच विचारों को ग्रहण करना है। इस प्रकार से अनुच्छेद का समाप्ति होती है। कम शब्दों में हमने वो सब कुछ डाल दिया। तो 80 से 100 शब्दों में हमको प्रस्तावना लिखनी है, फिर उसके किस प्रकार का वातावरण आजकल चल रहा है वो लिखना है, फिर हमको क्या उपाय करना है वो सब लिखकर उसकी समाप्ति करनी है। अब देखेंगे हम संवाद लेखन। संवाद का अर्थ होता है बातचीत या वार्तालाप। दो लोगों के बीच में बातचीत होती है, संवाद होता है। तो बातचीत होती है उसको क्या बोलते हैं, संवाद। वार्तालाप में संवाद का विशेष महत्व होता है। उत्तम संवाद व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाते हैं और विकास में सहायक होते हैं। जब दो लोग आपस में बातें करते हैं, बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं तो उनमें संवाद का महत्वपूर्ण स्थान होता है कि आगे जो हमसे व्यक्ति, हम जिससे बातें कर रहे हैं, क्या जो हमसे बातें कर रहा है उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है वह किस प्रकार का है। तो वह वार्तालाप बहुत ही शुद्ध और भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। लिमिट मात्रा में, ज़्यादा बड़ा वार्तालाप नहीं होना चाहिए। जितना पूछा गया है उतना ही उत्तर देना है। ये हमेशा संवाद का गुण होता है, जितना पूछा गया उतना ही जवाब देना है। हम यहाँ देखते हैं संवाद बोलते हैं लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। संवाद की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। बच्चों, संवाद की भाषा क्या होनी चाहिए, सरल व स्पष्ट। अनुच्छेद में भी यही है। संवाद छोटे व रुचिकर होने चाहिए। संवाद कैसे होने चाहिए बच्चों, छोटे व रुचिकर होने चाहिए। संवाद एक दूसरे से मेल खाते हों। संवाद मतलब जब दो लोगों के बीच में बातें हो रही है तो एक व्यक्ति कुछ पूछ रहा है तो उस सामने वाले व्यक्ति को भी उसी का उत्तर देना चाहिए। यदि कोई कुछ और रहा है और उत्तर कुछ और मिल रहा है तो यह गलत है, यह गलत संवाद है, गलत बातचीत है, वार्तालाप सही नहीं है। संवाद में स्वाभाविकता होनी चाहिए, मतलब संवाद स्वाभाविकपूर्ण होने चाहिए। ऐसे दिखावटपन इस प्रकार से सीखे हुए नहीं होने चाहिए। संवाद स्वाभाविक होने चाहिए। संवाद पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। संवाद पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। या माता पिता में बात हो रही थी उस प्रकार किस प्रकार से अनुकूल, या हम किसी बड़े से बातें कर रहे हैं तो उस प्रकार से संवाद होने चाहिए। जब हम छोटे किसी व्यक्ति से बातें कर रहे हैं, हमसे कोई छोटा है उम्र में, हम उससे बातें कर रहे हैं तो उस प्रकार हमारा संवाद किस प्रकार होना चाहिए। या हम किसी से परामर्श ले रहे हैं तो हम दोनों के बीच किस प्रकार से संवाद होना चाहिए, यह बताया गया। संवाद परिस्थिति के अनुरूप होना चाहिए। और संवाद क्या होना चाहिए, परिस्थिति के अनुरूप ही होना चाहिए। परिस्थिति कुछ और है, हम बातें कुछ और कर रहे हैं तो ये गलत संवाद है। यहाँ देख सकते हैं आप संवाद के कंप्यूटर खरीदने के विषय में पिता और पुत्र में संवाद। पिता जी हैं और पुत्र के बीच में संवाद हो रहा है, बातें हो रही है आपस में। क्या बातें हो रही है हम देखते हैं। तो संवाद किसको कहते हैं, यही संवाद है। अंशु और उनके पिताजी। अंशु, पिताजी मुझे कंप्यूटर दिलवा दीजिए। पिताजी बोलते हैं बेटा अभी कुछ दिन रुक जाओ। अंशु, क्यों पिताजी। पिताजी फिर बोलते हैं बेटा कुछ दिन में मैं कंप्यूटर के लिए पैसे इकट्ठे कर लूँगा। पिताजी बोलते हैं कुछ दिन बाद मैं कंप्यूटर के लिए पैसे इकट्ठे कर लूँगा, तुम कुछ दिन रुक जाओ। अंशु, पिताजी मुझे कंप्यूटर की बहुत आवश्यकता है। और अंशु बोलता है कि पिताजी मुझे कंप्यूटर की बहुत आवश्यकता है। तो दोनों के बीच में संवाद कैसा हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है और स्वाभाविक है, पात्रों के अनुकूल हो रहा है और एक दूसरों से मेल भी खा रहा है।
पिताजी ठीक है, फिर मैं वॉशिंग मशीन न लेकर पहले कंप्यूटर दिलवा देता हूँ। पिताजी बोलते हैं हम वॉशिंग मशीन न लेकर कंप्यूटर तुझे दिलवा देता हूँ। अंशु, पिताजी आप इतने अच्छे हो। फिर अंशु बोलता है पिताजी आप इतने अच्छे हो। पिताजी ठीक है बेटा, लेकिन तुम उसका सदुपयोग ही करना। पिताजी उसको बोल रहे हैं मैं वॉशिंग मशीन नहीं खरीद रहा हूँ, कंप्यूटर खरीद रहा हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम उसका सदुपयोग ही करना। अंशु, अवश्य पिताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब पिताजी उसको हाँ बोल देते हैं, वो बोलता है आखिर में अवश्य पिताजी, मैं उसका सदुपयोग ही करूँगा। अवश्य पिताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको संवाद समझ में आ रहा होगा, दो व्यक्तियों के बीच संवाद हो रहा है, वार्तालाप हो रही है। तो किस प्रकार से दो लोगों के बीच वार्तालाप हो रही है? कंप्यूटर खरीदने के विषय में पिता और पुत्र के बीच बातें होती है ना, आप लोगों के पिता पुत्र माता बहन, इस प्रकार से किस प्रकार से आप लोग भी बातें करते हैं, तो यही संवाद है। डॉक्टर और रोगी के बीच, आप लोग भी डॉक्टर के पास जाते हो तो उनके बीच आपस में जो बातें करते हैं वो संवाद कहलाता है। रोगी, नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर बोलते हैं नमस्कार, आइए बैठिए, क्या हुआ? डॉक्टर पूछते हैं आइए बैठिए, क्या हुआ? रोगी, डॉक्टर साहब मुझे कल रात से ठंड लग रही है तथा सिर में तेज दर्द हो रहा है। डॉक्टर, थर्मामीटर लगाइए। अरे आपको तो तेज बुखार है। डॉक्टर थर्मामीटर लगाते हैं रोगी के और बोलते हैं आपको तो तेज बुखार है। रोगी क्या बोलता है? मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है डॉक्टर, लीजिए 3 दिन की दवा दे रहा हूँ। डॉक्टर उनको क्या बोलते हैं? लीजिए 3 दिन की दवा। जो संवाद हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है और एक दूसरे से मेल भी खाता है और भाषा भी कैसी है? सरल है और संवाद छोटे हो रहे हैं और रुचिकर लग रहे हैं, बड़े बड़े संवाद नहीं चल रहे हैं। फिर रोगी, पीने की दवा मत दीजिए। डॉक्टर रोगी क्या बोलते हैं? पीने की दवा मत दीजिए, मैं पी नहीं पाता, मैं पी नहीं पाता। डॉक्टर क्या बोलते हैं? ठीक है, ये गोलियां हैं, इन्हें दिन में 3 बार खा लेना। और डॉक्टर फिर क्या बोलते हैं बच्चों? ये गोलियां हैं, इन्हें दिन में 3 बार खा लेना। रोगी बोलता है अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आखिर में क्या बोलता है रोगी? अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, मैंने पत्र के बारे में बताया, उसके बाद आपको क्या लिखना है? ये अनुच्छेद लेखन का टॉपिक डालिए ग्रामर में और उसकी परिभाषा जो भी ये लिखी गई है ये लाइन लिखिए। उसके बाद अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाता है वह लिखिए। और उसके बाद ये 2 अनुच्छेद मैंने जो दिए हैं वह लिखिए। आपकी ग्रामर बुक में भी आप ये अनुच्छेद लेखन और संवाद लेखन देख सकते हैं। ग्रामर बुक में भी आप अनुच्छेद लेखन आप पेज नंबर 145 पे और संवाद लेखन 169 पर आप ग्रामर बुक में आपको इंडेक्स में मिल जाएगा कि कहाँ पर है वो, तो आप वहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं। और जो मैं वीडियो में बता रही हूँ अनुच्छेद, तो उसके अलावा भी बाहर से भी आपसे इसके अलावा भी दूसरे अनुच्छेद आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको किस प्रकार लिखना है उस बात का ध्यान देना है। शब्द सीमा का, भाषा सरल हो, एक दूसरे से वाक्य मिलते जुलते हों और उसमें 80 से 100 शब्दों में उसकी शब्द सीमा होनी चाहिए, बड़ा नहीं हो और जो पूछा जाए विषय वस्तु उसी के अकॉर्डिंग हो। पूछा आपसे कुछ और जा रहा है, आप कुछ और लिख रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए अनुच्छेद लिखते समय। तो इसलिए आप आपके ग्रामर बुक में जो अनुच्छेद दिए गए हैं और मैंने जो समझाया है अनुच्छेद, ये 2 अनुच्छेद आप अपनी कॉपी में लिखिए। पहले पत्र लिखिए, उसके बाद अनुच्छेद लिखिए, फिर एक संवाद, और संवाद की पिक्चर नहीं, बस जो पहला संवाद लिखा कंप्यूटर खरीदने के विषय में पिता और पुत्र के बीच संवाद, तो वह लिखिए आप। और जो संवाद है दोनों के पिता और पुत्र के बीच में, वो संवाद आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप सेकंड डॉक्टर और रोगी के बीच जो संवाद हो रहा है वह लिख सकते हैं। रोगी और डॉक्टर के बीच ये संवाद लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और आपको मैंने जो आपका दे दिया है तो हाफ ईयरली का कोर्स, उसमें अनुच्छेद आपको आने वाले हैं। तो अनुच्छेद बच्चों आप अच्छे से समझिए
और अनुच्छेद बच्चों आपको जो मैंने समझाया है वीडियो में, इसके बाहर से भी आपको अनुच्छेद आ सकते हैं। तो आप अनुच्छेद के अच्छे से प्रैक्टिस करिए, किस प्रकार के एक टॉपिक पर आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। और आपकी ग्रामर बुक है उसमें भी दिया हुआ है अनुच्छेद, आप उधर से भी प्रैक्टिस करिए अच्छे से। थैंक यू। और आप अपनी कॉपीज़ को कंप्लीट रखिए।